प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी ये जो क्लास है इसमें हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। बीए पार्ट थर्ड में प्रैक्टिकल में आपका जो मेजर हिस्सा है वो है प्रक्षेपों का। हम प्रक्षेप ही आज शुरू करते हैं। प्रक्षेप में सबसे पहले आज तो हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे इसका। प्रक्षेप वस्तुतः अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है। जब हम त्रिविमितीय पृथ्वी को द्विविमितीय समतल धरातल पर, मतलब सतह पर, जिसे हम कागज कह सकते हैं, उस पर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल सहित दर्शाने का प्रयास करते हैं या दर्शाते हैं, तो उसे हम प्रक्षेप कहते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब ही है प्रोजेक्ट करना। जब हम पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को मापने की सहायता से कागज पर प्रोजेक्ट करते हैं उसके अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल सहित, तो उसे प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप की जरूरत इसलिए पड़ती है कि पृथ्वी जिस गोलाभ स्वरूप की है उसमें ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का हर हिस्सा बहुत शुद्धता के साथ कागज पर दर्शाया जा सके, समतल सतह पर दर्शाया जा सके। इसलिए सबसे पहले तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई और उसके बाद उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर इन विभिन्न स्थानों पर, पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों की लोकेशंस, अवस्थिति निर्धारित की गई और ये कोशिश की गई कि उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के स्वरूप को कागज पर बनाते हुए किसी भी स्थान का मानचित्र बनाया जाए ताकि वो अधिकाधिक वास्तविक पृथ्वी की शुद्धता के निकट हो, यथार्थ के निकट हो। ये इसका मुख्यतः उद्देश्य रहा प्रक्षेप को बनाने का। तो जिसे हम मॉन्कहाउस के शब्दों में अगर कहें तो पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्तर होते हैं देशांतर, इनका जाल या रेखा जाल के रूप में इनको जब समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है तो यह मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेपों की अच्छा, अब हम ये देखें कि कैसे बनते हैं प्रक्षेप। हमने ये तो कह लिया कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर बनते हैं। इनकी एक तो आवश्यकता ये होती है कि हम पृथ्वी के किसी भी हिस्से को, जो कि हम सामान्य तौर पर एक साथ प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसको हम प्रक्षेपों के माध्यम से मानचित्र बनाकर एक कागज पर या समतल सतह पर प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पृथ्वी पर वास्तविक अर्थों में, यथार्थ में, दो स्थानों के बीच की दूरियां नापना मुश्किल है क्योंकि ग्लोब जो है वो गोलाभ है, पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। उन दूरियों को नापने के लिए भी हम गणितीय विधियों का प्रयोग करते हैं, प्रक्षेपों की रचना करते हैं जिसमें समतल सतह पर आने के बाद उनके मध्य की दूरियों को नापना आसान हो जाए, हम उसे बेहतर तरीके से नाप सकें, अवस्थितियां निर्धारित कर सकें। इसीलिए हम प्रक्षेप बेसिकली बनाते हैं। अब बात आती है कि आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए हम इसको बात करते हैं कि अक्षांशों के संदर्भ में जो पहली क्लास है हमारी, इस पर हम ये बात करेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं सबसे पहले तो, और कितने होते हैं। हालांकि आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम प्रक्षेपों की शुरुआत कर रहे हैं इसलिए मैं ये बात करूंगी। अक्षांश जो है वो पृथ्वी पर, एक तो ये अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं, एक्चुअली आपको यहाँ खिंची हुई नहीं दिखेंगी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश पूर्व से पश्चिम तक ग्लोब पर खींची हुई रेखा है। अक्षांश पूर्व से पश्चिम खींची होती है, देशांतर उत्तर से दक्षिण खींची होती है। अक्षांश रेखाएं टोटल विषुवत रेखा से लेकर 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तक होती हैं और देशांतर रेखाएं 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर होती हैं। जब हम अक्षांशों की बात करते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर की अगर बात करें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको कि हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ये प्रधान देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को इस तरीके से वर्टिकली 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान रखिए, देशांतर पूर्व से पश्चिम खींची होती है लेकिन ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है अक्षांश, और देशांतर उत्तर से दक्षिण खींची होती है लेकिन ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटती है। इनकी संख्या में अंतर होता है। देशांतरों का जो अंतिम छोर है,
अक्षांश का जो अंतिम छोर है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी ध्रुव कहलाता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस जानकारी के बिना हम प्रक्षेप की रचना नहीं कर सकते, और प्रक्षेप की रचना के बिना मानचित्रों की शुद्धता से रचना संभव नहीं है। इसलिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं उन पर हमने चर्चा की। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि प्रक्षेप किस प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मोटे तौर पर प्रक्षेप जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, संदर्श प्रक्षेप और असंदर्श प्रक्षेप। संदर्श प्रक्षेप वो होते हैं जो कि प्रकाश की सहायता से बनाए जाते हैं, मतलब ग्लोब पे बीच में या ग्लोब के ऊपर या ग्लोब के नीचे कहीं से हम, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी हुई होती हैं, ग्लोब के पर हम किसी भी दिशा से जब प्रकाश डालते हैं तो उस पर बनी हुई अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो छाया आती है, जो परछाई आती है, जो शैडो आता है, उस शैडो के आधार पर जब प्रक्षेप की रचना करते हैं तो उसे हम संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। और अगर इस अवधारणा को छोड़ दिया जाए तो गणितीय आकलनों के आधार पर, गणनाओं के आधार पर जब प्रक्षेप की रचना की जाती है तो वे असंदर्श प्रक्षेप कहलाते हैं। अब ये होता है प्रकाश के प्रयोग के आधार पर प्रक्षेपों की रचना, संदर्श और असंदर्श प्रक्षेप। अगर हम आगे और इनका वर्गीकरण करें तो संदर्श प्रक्षेपों को हम जिस तरीके से बांट सकते हैं, एक इनके स्वरूप के आधार पर, स्वरूप या ये कहना चाहिए कि इनकी रचना विधि के आधार पर हम प्रक्षेपों का वर्गीकरण कर सकते हैं। देखिए, एक तो होता है शंकु प्रक्षेप। मान लीजिए ये आपको मैं मान लीजिए ये उतना गोल नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए ग्लोब है। अब ग्लोब के इस तरह से, ग्लोब के केंद्र में तो मान लीजिए मैंने बल्ब रखा, रोशनी रखी, प्रकाश का स्रोत रखा, और इस तरीके से उस पर कागज मैंने लपेट दी ग्लोब के चारों तरफ। ये मेरे पास जो है ये तो बेलनाकार चीज़ है, लेकिन अगर हम ग्लोब के चारों तरफ, गोल बॉल के चारों तरफ अगर हम ये कागज़ लपेटेंगे और इसके सेंटर में अगर प्रकाश का स्रोत होगा तो ऐसी स्थिति में इस कागज़ पर जो छाया पड़ेगी अक्षांश और देशांतरों की, वो प्रक्षेप बताएगी। दूसरा ये कि जब ये कागज़ लपेटा हुआ होगा गोले के चारों तरफ, तो ऐसी स्थिति में न तो ये उत्तरी ध्रुव को टच करेगा, न ये दक्षिणी ध्रुव को टच करेगा, यहाँ से तो टच नहीं करेगा, ये सेंटर में बिल्कुल एक्यूरेसी से टच करेगा। बिल्कुल गोले का जो बीच है, ये गोला है, अगर गोले का जो बीच है उसके बीच में ये सेंटर बिल्कुल सही टच करेगा। इसका मतलब है कि गोले के बीच में जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, और खासकर जहाँ से अक्षांश और देशांतर रेखा, ये सॉरी कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, इस हिस्से तक ये टच करेगा। और उसके बाद ये, क्योंकि गोला बीच में रह जाएगा, उसके बाद ये जो बेलनाकार कागज़ है ये उसको टच नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कागज़ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की छाया तो पड़ेगी, लेकिन ये हर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कागज़ टच नहीं करेगा। और अगर कागज़ टच नहीं करेगा तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की छाया बिल्कुल शुद्ध नहीं पड़ेगी। बिल्कुल शुद्ध छाया वहीं पड़ेगी जो हिस्से कागज़ के ग्लोब को टच कर रहे हैं। तो क्योंकि कागज़ बेलनाकार स्वरूप में लपेटा गया है, प्रकाश का स्रोत केंद्र में है, और उस बेलनाकार स्रोत में भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों पे कागज़ टच कर रहा है, तो वे सबसे शुद्धतापूर्ण तरीके से दर्शाए जाने वाले क्षेत्र होंगे। और प्रक्षेप को हम बेलनाकार प्रक्षेप कहेंगे, क्योंकि वो बेलनाकार स्वरूप में कागज़ लपेटा हुआ होगा। ये हुआ बेलनाकार प्रक्षेप। अब हम कहते हैं कि शंकु प्रक्षेप। अब हम अगली बात करते हैं। आपने जो जोकर वाली टोपी देखी होगी कई बार कई बार ड्राइंग्स में और उनमें, हम अगर ये देखें कि हम किसी कागज़ का एक शंकु बनाते हैं, कोन बनाते हैं, और इस कोन को हम बॉल के ऊपर, ग्लोब के ऊपर रखें। ग्लोब के ऊपर हमने ऐसे रखा, ये इसका चौड़ा हिस्सा है, यहाँ पर मान लीजिए ये ग्लोब है और ग्लोब के ऊपर इस शंकु को रखा गया। तो ऐसे में क्या होगा, शंकु का केंद्र तो ऊपर रह जाएगा, इसलिए ये ध्रुव को तो टच नहीं करेगा। शंकु क्योंकि गोलाकार है, पृथ्वी उभरी हुई है, इसलिए ये शंकु आपकी विषुवत रेखा को, बिल्कुल सेंटर ऑफ द ग्लोब को भी टच नहीं करेगा। लेकिन ये जो मध्य अक्षांश है, यहाँ पर इस शंकु का कागज़ टच करेगा। ये अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये क्योंकि पूरा गोलाकार नहीं है इसलिए आपको वो चीज़ इसमें नहीं महसूस होगी, लेकिन जब आप गोल ग्लोब पर
शंकु लगाएंगे तो वो शंकु न तो ग्लोब के ध्रुव को टच करेगा, न ही वो भूमध्य रेखा को टच करेगा और मध्य अक्षांशों को वो टच करेगा। तो ये शंकु इनकी आकार के कारण रचना विधि के आधार पर शंकुआकार प्रक्षेप कहे जाते हैं और ये मध्य अक्षांशों को टच करते हैं, इसलिए मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की को इनके द्वारा शुद्धता के साथ दर्शाया जा सकता है और इन क्षेत्रों की मानचित्र बनाने के लिए ये सबसे उपयुक्त होती है। जब हम उत्तरी ध्रुव पर लगाते हैं तो ये उत्तरी ध्रुव का उत्तरी ध्रुव के अक्षांशीय क्षेत्र को दर्शाता है और दक्षिणी ध्रुव पर लगाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव के अक्षांशीय क्षेत्र को दर्शाएगा। एक ही शंकु से दोनों गोलार्ध नहीं दर्शाए जा सकते। इसका मतलब ये है कि शंकुआकार प्रक्षेप में दोनों गोलार्ध एक साथ नहीं दर्शाए जा सकते, एक गोलार्ध ही दर्शाया जाता है। आपके एग्जाम में कई बार सवाल आता है जब शंकुआकार प्रक्षेप बनाने का, तो उसमें ये लिखा होता है कि उत्तरी गोलार्ध के लिए रचना कीजिए या दक्षिणी गोलार्ध के लिए रचना कीजिए, और अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि इसमें इस अक्षांश से इस जैसे 0 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक की अक्षांश रेखाएं दर्शाइए या इतने क्षेत्रों का विस्तार दिखाइए। तो जब उत्तरी अक्षांश लिखा होगा तो स्वाभाविक है कि वो उत्तरी गोलार्ध का बनाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के कि उसको आपको उत्तरी गोलार्ध का बनाना है या दक्षिणी गोलार्ध का बनाना है। मतलब आपकी चित्र जो है वो ऐसा बनना चाहिए या नीचे से नोक वाला ऐसा बनना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप एग्जाम में अपने सवाल को हल करेंगे। तो ये हुआ शंकुआकार प्रक्षेप। फिर तीसरा हम कहते हैं कि प्रक्षेपण तल, तीसरा है खमध्य प्रक्षेप। जब ग्लोब के किसी एक बिंदु पर, ये ग्लोब है, इसके एक बिंदु पर हमने कागज रख दिया और यहाँ पर सेंटर में प्रकाश डाल दिया या नीचे प्रकाश का स्रोत रख लिया, इसे हम कहेंगे खमध्य प्रक्षेप। ध्रुवीय प्रदेशों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं क्योंकि ध्रुव को कागज टच करता है। ध्रुव की अक्षांश, ध्रुव और ध्रुव के ध्रुव वृत्त है लगभग 60 डिग्री के आसपास तक के जो क्षेत्र है, 60 से 65 डिग्री के क्षेत्र से लेकर ध्रुव तक का जो क्षेत्र है, इतने क्षेत्रों की अक्षांश और देशांतर रेखाओं की एक्यूरेट परछाई इस कागज पर पड़ सकती है और ये इसको शुद्धता से दर्शा सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए के मानचित्र बनाने के लिए ये प्रक्षेप उपयोगी होते हैं। तो ये रचना विधि हुई कि हम बेलनाकार प्रक्षेप की बात कर सकते हैं, हम शंकुआकार प्रक्षेप की बात कर सकते हैं और खमध्य प्रक्षेपों की बात कर सकते हैं। अब खमध्य प्रक्षेप भी अलग अलग तरह के होते हैं। जब हम ऊपर की तरफ कागज, मान लीजिए एक ध्रुव पर हमने कागज रखा और केंद्र में हमने प्रकाश का स्रोत रखा तो वो कहलाएगा नोमोनिक प्रक्षेप। अगर हमने एक ध्रुव पर कागज रखा और दूसरे ध्रुव पर प्रकाश का स्रोत रखा वो कहलाएगा त्रिविम प्रक्षेप, स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप। और अगर हमने एक ध्रुव पर कागज रखा और बिल्कुल अनिश्चित दूरी के आधार पर अगर हमने ये रखा, प्रकाश का स्रोत रखा, तो उसे हम ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप कहेंगे। ये 3 तरह के प्रक्षेप प्रकाश के स्रोत की स्थिति और प्रक्षेपण तल की स्थिति के सापेक्ष रिलेशन के आधार पर बनते हैं। जब हम बनाएंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके अलावा बहुत ये प्रक्षेप तो इन्हीं सारी विधियों से बनते हैं, लेकिन किस मानचित्र के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयोगी है उसके लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ प्रक्षेप ऐसे होते हैं जो यथा आकृति दिखाते हैं। मतलब जो प्रदेश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया जैसी शेप का मिलेगा, भारत है तो भारत जैसी शेप का मिलेगा, उनकी आकृति नहीं बिगड़ती है, उन्हें यथाकृतिक प्रक्षेप कहते हैं। कुछ होते हैं समक्षेत्रफल प्रक्षेप जिनमें एरिया नहीं बिगड़ता, शेप थोड़ी सी बिगड़ जाती है, एरिया नहीं बिगड़ता, वो समक्षेत्रफल प्रक्षेप कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहलाते हैं, जो अधिकांशतः मार्गों के लिए और नहरों के लिए, इन सब तत्वों के अध्ययन के लिए यूज में लिए जाते हैं। मतलब ये उपयोग के आधार पर हमको किस चीज़ के लिए चाहिए प्रक्षेप या मानचित्र, उस आधार पर प्रक्षेप की और मानचित्र की रचना की जाती है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य नज़र में होना चाहिए कि किस तरीके के उद्देश्य के लिए हमें प्रक्षेप की रचना करनी है। तो जो शुद्ध दिशा प्रक्षेप है वो होते हैं जिसमें कि दिशाएं शुद्ध होती हैं, आकृति थोड़ी सी विकृत हो जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, और अधिकांशतः जब हम शंकुआकार प्रक्षेप की बात करते हैं, बेलनाकार प्रक्षेप की बात करते हैं या ध्रुवीय प्रक्षेपों की बात करते हैं, जहां पर कागज टच करता है, यानी प्रक्षेपण तल जहां जिन अक्षांशों को टच करता है उन अक्षांशों में शुद्धता मिलती है, उन अक्षांशों के प्रदेशों को बनाने में शुद्धता मिलती है, क्षेत्रफल भी सही मिलता है, आकृति भी सही मिलती है। जैसे जैसे उस हिस्से से दूर जाते हैं वैसे वैसे आकृति और क्षेत्रफल में विकृति आती जाती है। आपने कई बार वॉलपेपर्स, वॉल मैप्स पे देखा होगा, एटलसेस में भी देखा होगा, कई बार आकार टेढ़े मेढ़े से दिखते हैं। उसकी वजह प्रक्षेपों
में प्रक्षेपों की विधि के साथ आने वाली विकृति है, क्योंकि ये सच है कि सारी पृथ्वी एक साथ पूरी शुद्धता के साथ समतल कागज पर नहीं बनाई जा सकती। तो हम अलग अलग क्षेत्र के अध्ययन के लिए, अलग अलग उद्देश्य से अध्ययन के लिए अलग अलग प्रकार के मानचित्रों की रचना करते हैं, जिनके लिए अलग अलग प्रक्षेपों को आधार स्वरूप लेते हैं। जब हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो आप इसको और बेहतर समझ सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।